हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक ग्रेड बी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर सौरभ, जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए 2022 एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनने तक की जो एक सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें किन कठिनाइयों का सामना किया था और कितनी मेहनत की थी कि आज वो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बन गए हैं। तो सौरभ, अपनी जर्नी बताइए, हमारे जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो नाबार्ड ग्रेड ए को अप्लाई करने में मतलब कहाँ से आइडिया था कि आपको नाबार्ड ग्रेड ए अप्लाई करना चाहिए? जैसे अदर एग्जाम्स भी हैं जो आपके एमकॉम से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे सेबी है। सर एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद से मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड मेरे 3 अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन मेरा फेज 1 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैं दूसरे अदर ऑप्शंस लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड के लिए ट्राई कर रहा था। नाबार्ड का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस 1.5 मार्क्स से रह गया था, और देन सेबी और आरबीआई का मैंने मेंस दिया है, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस साल मेरा नाबार्ड ग्रेड क्लियर हुआ है। तो पहला क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया था? जब रिजल्ट आया था 7 फरवरी को आई थिंक रिजल्ट आया था। यस सर। तो क्या रिएक्शन रहा था रिजल्ट देखने के बाद? लाइक सर, ये तो मतलब बहुत खुशी का ये होता है, पल होता है। लाइक आवर फैमिली इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी। दे आर आल्सो indirectly chasing the same dream we are wishing to pursue. तो सबके लिए खुशी का दिन था वो। ओके, तो हम बात करते हैं, आपने जैसे कि बताया कि आपने यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए थे, 3 अटेम्प्ट दिए हैं, आरबीआई भी दिया था, सेबी भी दिया था आपने। तो एक माइंड में एक फियर ऑफ फेलियर आ जाता है जब इतने सारे एग्जाम्स में हम नहीं सक्सेस ले पाते हैं। तो उस दौरान प्रेशर भी रहता है माइंड पे जब हम किसी एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया था? सब प्रेशर तो रहता है फेलियर का, बट यू हैव टू बी ऑन दैट पार्ट, सो यू हैव टू वॉक ऑन दैट पार्ट, तो यू विल गेट, आई मीन व्हाट यू डिजर्व विल बी योर्स, आई मीन से। एंड फैमिली सपोर्ट इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एंड ऑल तो फैमिली प्रोवाइड करती है, आपको मेंटल बैकअप भी फैमिली प्रोवाइड करती है। तो सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स यहाँ पे पुट करने हैं, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा एक ना एक दिन। और हम बात करें अगर कि पिछले फेलियर्स या पिछली जो आपके एग्जाम्स के अटेम्प्ट थे उनके कंपैरिजन में इस बार आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि आप आज नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर हैं? सो जो मेरे वीक एरियाज थे, लाइक जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट नाबार्ड के और आरबीआई का मेंस में मेरा ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन वीक था, जो मैंने जो लास्ट जो अटेम्प्ट में मैंने स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस किया था, इस टाइम मैंने आपसे गाइडेंस ली थी कि कौन से सेक्शन पे फोकस करना है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था। एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो तो मैंने सब क्रैक एडीबी के रिसोर्सेज एंड जो मॉक्स थे क्रैक एडीबी के, उसी से इवैल्यूएशन के बेस पे मैंने प्रिपरेशन की थी उसकी। तो आई थिंक तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन था इस बार वो बहुत अच्छा गया मुझे। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में मेरे अच्छा स्कोर रहा होगा। तो हम अब प्रिपरेशन पार्ट की बात करते हैं, फेज 1 फेज 2। सो फेज 1 में हम क्यूआरई एक जनरल है, जनरल अवेयरनेस को भी हम एक जनरली प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज एक पार्ट है अपना फेज 1 का, डिसीजन मेकिंग। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो इसमें आपने कौन से रिसोर्सेज को यूज किया था इस एग्जाम के लिए? सो कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स है वो रेफर किए थे। देन जो मॉक्स में क्वेश्चंस आते उसे ही बस रिवीजन रिवाइज किया था। और अगर डिसीजन मेकिंग का कहूँ तो सिर्फ जो आपने मटेरियल प्रोवाइड किया था वही वही मैंने रेफर किया था, लेकिन हाँ बस। और ईएसआई एआरडी के लिए स्पेसिफिकली क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हमें एडिशनल कोई बुक रेफर करनी चाहिए जो कोचिंग स्टडी मटेरियल होता है उसके अलावा, या
हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए, स्कीम्स के लिए हमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फॉलो करना चाहिए, पीआईबी के लिए हमें पीआईबी वेबसाइट फॉलो करनी चाहिए? ओके सब जो स्टैटिक पार्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। जो करंट वाला था तो वो तो मैगजीन से कवर हो गया था कि ईएसआई की अलग मैगजीन, देन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की अलग थी, देन पीआईबी, और जो स्कीम्स है और रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट मैंने सारे सोर्स क्रैकेट भी के रखे थे, बाकी कोई सोर्स रेफर नहीं किया था। और अभी जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल जा रहा है, जो स्टैटिक पार्ट पे जो फोकस था पहले अभी कम होता जा रहा है, तो फिर और जो सोर्सेस है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट, जैसे पीआईबी हो गया, जो स्कीम हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स हो गए, तो मैंने बस जो सीजीबी के जो मटेरियल था वही रेफर किया था। तो फेज 2 की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली। फेज 2 में जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो 100 मार्क्स का तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का हमारा ईएसआई और एआरडी का डिस्क्रिप्टिव था। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए कोई प्रैक्टिस स्ट्रेटजी फॉलो की थी? सर फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे का कंटेंट आपने दिया था वही रेफर किया था मैंने। देन उसके जो 2 मॉक्स मिले थे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के वो दिए थे, उसका जो फीडबैक मिला था उसके ऊपर से इम्प्रूवमेंट किया। देन जैसे मैंने पहले एग्जाम्स दी थी तो उसके वजह से एक एक्सपीरियंस था कि कैसे इस सबको टैकल करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे फोकस करके उनके ऊपर काम करके इम्प्रूवमेंट करके ही यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ जो ईएसआई में है, ईएसआई एंड एआरडी का है, तो जो सीजीबी के जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे मैंने रेफर किए थे वो, फिर उनके बेस पे जो डेफिनेशंस बनानी होती है कि जो याद रखना है, क्या आपको ऐड करना है। देन मेरा फोकस था कि मैं कुछ जैसे किसी स्कीम का मेंशन करूं या फिर कोई डेटा मेंशन करूं बजट का या फिर इकोनॉमिक सर्वे का। तो मेरा जो फोकस था वैल्यू एडिशन पे था। तो लाइक कंटेंट आपका छोटा हो चलेगा, लाइक आप 600 में से 450 500 वर्ड लिख पाए, टाइप कर पाए तो चलेगा, लेकिन जो आपका कंटेंट होना चाहिए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और ये सब चीजें जैसे आपने बताया कि बजट का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का, गवर्नमेंट स्कीम्स का डेटा है, ये आपका एड ऑन पॉइंट्स रहते हैं और काफी इम्पैक्ट डालते हैं। Yes, उसमें मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजी भी मैं स्टूडेंट्स को जनरली बताता हूँ फॉलो करने के लिए। आपको वर्ड लिमिट की बजाय क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना चाहिए और ये वर्क भी करती है। तो इसके लिए आपने वर्ड लिमिट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस? स्पेसिफिक नहीं सर, मैंने टाइपिंग स्पीड के लिए या नहीं इससे मतलब स्पेसिफिक तो नहीं। आरबीआई का मुझे एक्सपीरियंस था तो लाइक पहले वाला नाबार्ड का मेंस का एक्सपीरियंस था, देन आरबीआई मेंस का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इतनी प्रैक्टिस तो नहीं की थी, बट हाँ एग्जाम से पहले थोड़े क्वेश्चंस तो टाइप करके जो स्पीड थी जो मेंटेन करनी है उसके लिए प्रैक्टिस की थी घर में। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि मेरा जैसे हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। ओके, जनरली एक स्टूडेंट के तौर पे ही मतलब एक माइंड में आता है कि दूसरे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये वाला मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, ये वाला भी क्या मुझे भी, मतलब एक माइंड में एक स्ट्रेस आ ही जाता है उस चीज़ का कि मुझे भी ये मटेरियल पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास, जब एग्जाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान वो क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि इस कंटेंट में ये है, आपने ये कंटेंट नहीं दिया था। तो इस चीज़ को कैसे इन चीज़ों से अपने आप को कैसे दूर रखा कि मुझे एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए या मल्टीपल सोर्स के लिए जाना चाहिए? ओके सर, मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स एंड जो सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स थे उनका सिर्फ स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है, किसी मटेरियल के लिए तो नहीं, ऐसे मैं कहूँगा। देन जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उसे सिर्फ रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन लाइक इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द प्रिपरेशन। रिवीजन के बाद ही आपको जो है आप रिटर्न कर पाएंगे डेटा। लाइक डेटा इज वास्ट, आई मीन आप अगर रिटर्न ही नहीं कर पाए डेटा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो इस पे फोकस करके जो स्पेसिफिक कंटेंट है जो आपको गाइडेंस देने वाले हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं और आपको वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं।
तो फिर मैंने सोर्स भी एक ही रखा था और मेंटर भी एक ही रखा था जो आप है। सो इसके बाद आता है मेन पार्ट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और क्या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था बोर्ड के साथ, नाबार्ड बोर्ड के साथ? सर इंटरव्यू के लिए जो लास्ट ईयर के जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स थे उससे मैंने रेफर किया था। देन उसे एनालाइज करके जो क्वेश्चन जो मेरे प्रोफाइल पे बनते थे उनके जो एक्सपेक्टेड जो आंसर्स है मॉडल आंसर्स की जो बनाए थे। देन मैंने राहुल सर के साथ एक मॉक दिया था। देन उन्होंने जो फीडबैक दिया तो उसके ऊपर मैंने काम किया, इम्प्रूवमेंट किया। मैंने एक ही मॉक दिया था जो राहुल सर के पास, कि मैंने बाकियों से पूछा था कि जैसे बाकी इंटरव्यू देते हैं सभी जगह, तो जो उनके फीडबैक आते हैं हमें तो वो कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इस उसकी वजह से जो हमारे पर्सपेक्टिव पे भी उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही मॉक दी थी और उस पर ही इम्प्रूवमेंट किया था बस। ओके। सो एक क्वेश्चन और, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो एग्रेसिव मार्केटिंग का भी दौर है, तो क्रैक ग्रेडबी को ही कैसे सिलेक्ट किया? सर मैंने एक्चुअली पहले जो एग्जाम्स दिए थे उनके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ किए थे, तो मुझे पता था कि रिवीजन के लिए जो टाइम लगता है इनके सोर्सेस रिवाइज करने के लिए बहुत लगता है। देन कुछ मटेरियल्स जो रिलेवेंट भी नहीं होते, इसलिए मैंने क्रैक ग्रेड भी से भी ग्रेड ए के लिए ट्राई किया था। तो देन मैं आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द कंटेंट एंड द the size of the material is very less and at a very cheap price if we compare to the other sources. तो then again मैंने से RBI और नाबार्ड के लिए भी CGB के मटेरियल ही यूज किया था। ओके। तो एक एडवाइस जो आप फ्यूचर एस्पायरेंट्स को देना चाहेंगे? एडवाइस आई मीन जो आप कर रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ना कि एंड रिजल्ट्स पे। अगर प्रोसेस में आप सक्सेसफुल रहे तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। और अभी आपकी ज्वाइनिंग शायद 24 फेब को रिकॉर्ड करना है आपको? यस सर। ओके। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।